हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर शमीम अहमद। वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू और शुड आई से वन एंड अ हाफ टॉपिक, half remaining topic of INSEM syllabus, that was debug and test register. Okay, so it you can say combined it's a one topic or it's one and a half topic, whatever you want to say. So only debug and test registers were left. और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले दो पेपर में डीबग रजिस्टर्स के बारे में पूछा है, ठीक है। वरना कोई ऐसा सब्जेक्ट के वाइज कोई मुझे तो इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग पूछ लेते हैं इनसे एग्जाम में, तो हमने कहा छोड़ना नहीं चाहिए, वरना आप लोग कहेंगे कि सर नहीं ये तो पढ़ा ही नहीं। तो इसीलिए आज हम लोग, ये लास्ट वीडियो है इन सब का। अभी तक 3 वीडियो टोटल हमारे अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, एक फर्स्ट यूनिट के लिए, एक सेकंड यूनिट के लिए, और तीसरा जो रिमेनिंग टॉपिक था जिसमें हमने टाइमिंग डायग्राम्स जो थे, पाइपलाइन नॉन पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन की, वो हमने पढ़े थे। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है इसमें हम लोग डीबग एंड टेस्ट रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग इनसेम स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे कि लास्ट ईयर जो है वो पिछले 2 पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस है, वो भी मैं उसी वीडियो में दे दूंगा साथ साथ ही। उस पेपर मतलब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उसका आंसर क्या लिखना है वो डिस्कस करेंगे कि ये आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे कि जब भी आए आपको जल्दी से पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, सो वी हैव डीबग रजिस्टर्स है, ओके। तो टोटल हमारे पास 8 डीबग रजिस्टर है, 8 डीबग रजिस्टर्स है हमारे पास, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो शुरुआत वाले जो 4 डीबग रजिस्टर है मेन हमारे, ये इंपॉर्टेंट है। डीबग रजिस्टर में क्या होगा, डीबगिंग क्या होती है? डीबगिंग ये होती है कि हम कोई भी प्रोग्राम है वो कहीं हम उसको डीबग करते हो कि हम लोग उसका एरर चेक कर रहे हैं, मतलब उसमें जो एरर है उसको हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। या फिर डीबगिंग में और हम लोग कैसे करते हैं उसको, हम लोग ऐसे करते हैं कि जरूरी नहीं कि प्रोग्राम में एरर, हमारा डेटा गलत आ रहा है, जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो गलत आ रहा है, तो हम प्रोग्राम को डीबग करते हैं जिससे कि हम अपने डेटा को सही से मतलब ठीक आ जाए, जैसे कि हमारा आंसर, ठीक है ना। तो डिबगिंग में क्या होता है कि हम लोग लाइन बाय लाइन चल रहे होते हैं, या फिर हम लोग एक सेट कर देते हैं कि जब ये डेटा चेंज होगा तब प्रोग्राम को रुकना चाहिए। समझ एक बात, हम लोग क्या करते हैं उसमें ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं, है ना, ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं, ठीक है, इधर से इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजाय सिंगल स्टेप के कि बार बार हम लोग एक एक बटन को नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो करें, हम लोग एक जगह ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, ऊपर से नीचे तक प्रोग्राम रन करता हुआ आएगा, उस पॉइंट पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वो जो पॉइंट है जहां पे हमें ब्रेक पॉइंट लगाना है, उस पॉइंट का एड्रेस हमें कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। भाई वो पॉइंट कहां पर है, अगर हम इंस्ट्रक्शन वाइज चल रहे हैं और किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे आके हमें रुकना है, तो वो इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं मेमोरी में लिखी हुई होगी, तो हमें उस मेमोरी का एड्रेस देना पड़ेगा। या फिर हम किसी डेटा को ट्रैक कर रहे हैं और वो डेटा कहीं एक जगह पर है, वो डेटा जब चेंज हो रहा है तब हमें डिबग करना है, तो उस डेटा का एड्रेस हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब बेसिकली कह सकते हैं 2 तरह के डेटा पॉइंट होते हैं, एक 2 तरह के डिबग पॉइंट होते हैं, सॉरी ब्रेक पॉइंट होते हैं, डिबग ब्रेक पॉइंट। तो एक होता है डेटा वाला और एक होता है कोड वाला। कोड का मतलब है कि जब वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वहां पर आके रुकना है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से पहले, जो हम लोग नॉर्मल डिबगिंग के लिए ब्रेक पॉइंट लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रन होगा, यहाँ पे आके रुक जाना, ठीक है। और दूसरा कि हमने डेटा के लिए डिबगिंग लगा रखी है, ब्रेक पॉइंट लगा रखा है कि जब भी इस डेटा का वैल्यू चेंज होगी तो हम लोग का प्रोग्राम वहां पर आकर रुक जाएगा और डिबगर को कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए हमारे पास डिबग रजिस्टर्स, जिसमें कि हम 4 एड्रेसेस दे सकते हैं। अब इसको चाहे हम एज अ डेटा यूज कर सकते हैं, इसको चाहे हम लोग एज अ कोड यूज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 डिबग पॉइंट्स होंगे और चारों के एड्रेस हम लोगों ने यहाँ पे दिए होंगे। जरूरी नहीं है कि 4 हम लोग यूज करें, एक भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं, जो भी है जैसा भी आप चाहें। तो ये मेन हमारे 4 डिबग ब्रेक पॉइंट के एड्रेसेस होंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा ब्रेक पॉइंट 0 लीनियर एड्रेस। तो हमारे पास यहाँ पर लीनियर एड्रेस स्टोर रहता है, ठीक है। और फिजिकल एड्रेस तो चेंज होता रहेगा, जिसको हम लोग बाद में लीनियर, क्योंकि लीनियर एड्रेस हमारे पास रहेगा तो फिर अब वो टेबल से देख लेगा कि यही लीनियर एड्रेस फिजिकल एड्रेस है, या उसको अगर पेज ट्रांसलेशन भी करना है, पेजिंग भी हो गई है, तो फिर वो कन्वर्ट कर। लेकिन वैसे आपने अभी तक पढ़ ली होगी थर्ड यूनिट, अगर नहीं पढ़ी तो शायद आपको ये बात ना समझ में आ रही हो कि पेजिंग में कैसे कन्वर्ट होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये बात तो आपको याद होगी कि हम लोग देते हैं लॉजिकल एड्रेस, फिर हमें वहां से सेगमेंटेशन के थ्रू मिलता है लीनियर एड्रेस, और वहां से हमें पेजिंग के थ्रू मिलता है फिजिकल एड्रेस, ठीक है। अगर पेजिंग ऑफ है तो लीनियर एड्रेस ही हमारा फिजिकल एड्रेस हो जाता है। और सारे फिजिकल एड्रेस कितने बिट के होते हैं, सारे फिजिकल एड्रेसेस कितने बिट के होते हैं, 32 बिट के, यस, है ना, क्योंकि हमारे पास एड्रेस बस 32 बिट की है, हाँ नहीं 16 बिट के नहीं है, 32 बिट की एड्रेस बस है हमारे पास, तो इसीलिए सारे फिजिकल एड्रेसेस हमारे 32 बिट के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लीनियर एड्रेसेस दिए हैं, क्योंकि अगर पेजिंग ऑफ होती है तो लीनियर एड्रेस ही फिजिकल एड्रेस भी होता है, ठीक है। तो
ये 4 रजिस्टर्स यूज होंगे ब्रेक पॉइंट का लीनियर एड्रेस स्टोर होने के स्टोर करने के लिए, और बाकी के ये जो दोनों रजिस्टर्स हैं, ये दोनों रजिस्टर यूज नहीं होंगे, इंटरनल रिजर्व कर रखे हैं, ठीक है। तो आसान है याद करने में और ज्यादा। 4 और 5 हमारा यूज नहीं होगा, सिर्फ 6 और 7 का मसला है। 6 जिसमें कि DR6 जो है हमारा वो स्टेटस रजिस्टर है, वो डीबग का स्टेटस बताएगा, और DR7 जो होगा ये हमारा मेन डीबग कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे एड्रेस तो दे दिया इसका, ठीक है, ब्रेक पॉइंट का हमने एड्रेस दे दिया, पर ये ब्रेक पॉइंट कब लगना है, कैसे लगना है, इसके एक्सेस राइट्स क्या होंगे, वो भी तो हमें देना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। याद होगा आप लोग को डिस्क्रिप्टर में हमारे पास 3 चीजें होती थी। अच्छा, डिस्क्रिप्टर भी लेकिन आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तो 30 मिनट स्टार्ट ही नहीं करी होगी पढ़ने इन सब से पहले, क्योंकि एक्चुअली मैंने क्लास में पढ़ा दी है 30 मिनट, तो अब मैं इसलिए अब वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए मुझे याद आ रहा है। खैर बहरहाल कोई बात, हम लोग क्या होगा, जब भी यहाँ पे जो ब्रेक पॉइंट है इसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये ब्रेक पॉइंट कब लगेगा, ये ब्रेक पॉइंट कितना बड़ा होगा, जो ऑपरेंड है, जो इसका जो डेटा हम ट्रैक कर रहे हैं वो कितने साइज का होगा, वो 8 बिट का डेटा हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, 16 बिट का ट्रैक कर रहे हैं, 32 बिट का ट्रैक कर रहे हैं, वो भी हम लोग को यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अलग अलग बिट्स चाहिए, तो वो बिट्स हमारे पास यहाँ पर नहीं होगी, 32 बिट का तो रजिस्टर है और 32 बिट का एड्रेस हो गया, तो वो सारी की सारी बिट्स हमें यहाँ मिलेंगी। कंट्रोल रजिस्टर ये कंट्रोल करेगा कि कैसे कैसे हमारा जो है वो ब्रेक पॉइंट एक्टिव हो, ठीक है। तो ये हमारा है डीबग कंट्रोल रजिस्टर्स। तो डीबग कंट्रोल रजिस्टर में हमारे पास एक तो है GD बिट, ग्लोबल डीबग रजिस्टर एक्सेस बिट, बल्कि इसको यूज करने से पहले मेन चलिए बताते हैं। देखो, एक डीबग ब्रेक पॉइंट जो भी होगा हमारा, तो एक तो उसकी लेंथ होगी, लेनाई फील्ड जो है हमारे पास, लेनाई फील्ड क्यों लिखा, आई मतलब है 0 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 4 ब्रेक है, 4 ब्रेक पॉइंट्स है, तो 4 के लिए हमें लेंथ देनी पड़ेगी। और यहाँ जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी हो सकती है, या तो हमारा जो डेटा है वो 8 बिट का होगा, या 16 बिट का होगा, या फिर 32 बिट का होगा, ठीक है। एक जगह स्टोर्ड है हमारा डेटा, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट, तो उसके लिए हम लोग ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं। तो अगर हमने लेंथ वाली बिट में 0 0 दिया है, इसका मतलब 1 बाइट का डेटा है हमारा, यानी कि 8 बिट का है, और 0 1 दिया है इसका मतलब 2 बाइट का डेटा है, और अगर 1 1 दिया है इसका मतलब 4 बाइट का है, 1 0 इसमें अनडिफाइंड है। समझ में आई बात। अगर हमने 1 1 दिया है इसका मतलब 4 बाइट, यानी 32 बिट के डेटा को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेक पॉइंट फील्ड विथ विड्थ है कि जो जिसको जिस एरिया को हमारा ब्रेक पॉइंट लोकेट कर रहा है, ब्रेक पॉइंट में क्या एड्रेस है ना, तो मेमोरी में जहां पर जाके हमारा ब्रेक पॉइंट लोकेट कर रहा है, वो एरिया आपको कितना बड़ा लेना है, 1 बाइट का लेना है, 2 बाइट का लेना है, या 4 बाइट का लेना है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगर हम लोग 8 बिट का डेटा ट्रैक कर रहे हैं तो इसको 0 0 रखेंगे, तो हमारा ऑपरेंड 8 बिट का है, तो अब वो 8 बिट को चेक टेस्ट करेगा ये वाली 8 बिट चेंज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। जब भी वो चेंज होंगे आपको ब्रेक पॉइंट मिल जाएगा, इस टाइप से होता है। उसके अलावा फिर हमारे पास RW बिट होती है, ठीक है, R बिट, W बिट, R2 W2, R0 W0, इसको भी RW कह सकते हैं, साथ में 2 बिट होती है हमारे पास। इसकी एनकोडिंग ऐसे होती है कि अगर ये दोनों 0 0, इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ओनली। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ओनली मतलब मैंने बताया था ना, एक तो कोड का ब्रेक पॉइंट होता है और एक डेटा का ब्रेक पॉइंट होता है। तो नॉर्मली हम लोग कोड का ही ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और हम कहीं पे जाके एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं कि ऊपर से रन होता हुआ आएगा हमारा प्रोग्राम, यहाँ पे आके रुक जाएगा कि यहाँ से आगे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है या हमें डिबग करना है अपने प्रोग्राम को, ठीक है। तो अगर हमने RW को 0 0 दिया है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेक पॉइंट रजिस्टर है वो जिस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वहां पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, और वो इंस्ट्रक्शन जैसे ही रन होगी फौरन हमारा प्रोग्राम रुक जाना चाहिए, उस इंस्ट्रक्शन से आगे हमारा प्रोग्राम नहीं जाना चाहिए। समझ में आई बात। तो ये हमारा ये शो कर रहा है RW 0 0 अगर है तो इसका मतलब क्या है, कोड एग्जीक्यूशन है, मतलब वो कोड इंस्ट्रक्शन वाला ब्रेक पॉइंट है, डेटा वाला ब्रेक पॉइंट नहीं। अगर 0 1 है तो ये डाटा राइट्स ओनली, 0 1 अगर है तो ये डेटा का ब्रेक पॉइंट है, लेकिन ये ब्रेक पॉइंट कब होगा, जब उस डेटा में कुछ रीड राइट किया जाए, ठीक है। अगर उसको सिर्फ कोई रीड कर रहा है तो फिर ब्रेक पॉइंट नहीं रहेगा, मतलब प्रोग्राम हमारा रुकेगा नहीं, सिंपल आगे चलता चला जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कोई राइट करने की कोशिश कर रहा है, किसी ने उस रजिस्टर के कंटेंट को बदल दिया है, उस मेमोरी के कंटेंट को बदल दिया, राइट कर दिया वहां पे, तो फिर क्या होगा, फिर ब्रेक पॉइंट हो जाएगा, प्रोग्राम को वहीं रोक देगा कि नहीं भाई अब आगे नहीं बढ़ेंगे आप, पहले मैं बता दूं अपने प्रोग्रामर को, डिबगर को बुलाएगा, यहाँ भी देखो इसने डेटा चेंज कर दिया यहाँ पे, अब डिबगर चेक करेगा कि भाई क्या करना है, इसको नहीं करना है ना। डिबगर हमारा INT01 जो इंस्ट्रक्शन हैंडलिंग प्रोग्राम होता है वो होता है, ठीक है। तो 1 0 अगर है इसका मतलब अनडिफाइंड है, 1 0 यहाँ पे भी अनडिफाइंड है, यहाँ पे भी अनडिफाइंड है, RW में भी और लेनाई में भी। और यहाँ पे हमारा 1 1 है, डेटा रीड एंड राइट बोथ, कि अगर किसी ने रीड भी किया तो भी बुला लेगा ये, और राइट भी किया तो भी बुला लेगा। समझ में आई बात। एक हमारा पहरेदार खड़ा हुआ है RW वाला, ये चेक कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं डेटा के साथ। अगर इसको इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई रीड करे तो करने देना, कोई अगर राइट करे तो फिर मुझे बुला लेना, डिबगर का मतलब फिर डिबगर को बुलाना, तो फिर फॉरन डिबगर को कॉल करेगा, INT जो 1 होगा हमारा वो एक्सेप्शन हैंडलर, वो आ जाएगा और फिर वो चेक करेगा भी क्या करना है, ठीक है। मतलब हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा बेसिकली, सिंपल बात ये कि ब्रेक पॉइंट है वो ब्रेक पॉइंट कॉज होगा, सब छोड़ो डिबगर कॉल करना ही था, ब्रेक पॉइंट कॉज हो जाएगा। ब्रेक पॉइंट कॉज कब होगा, जब डेटा राइट होगा इसमें सिर्फ 0 1 पे, और जब 1 1 है तो चाहे रीड हो या राइट, अगर उस डेटा को रीड भी करेगा तो भी ब्रेक पॉइंट हो जाएगा,
और अगर वन राइट करेगा तो ब्रेक पॉइंट होना ही होना, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास ये 0 कोड वाला मतलब इंस्ट्रक्शन के लिए था, 10 हमारा अनडिफाइंड, ठीक है। तो देखो कितनी सारी फील्ड हमने कवर कर ली, लेंथ वाली सारी फील्ड कवर हो गई, लेन 2 लेन 1 लेन 0, ये चारों हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 बिट ये हो गई, और ऐसी 2 2 4 2 6 2 8 बिट होगी, 16 बिट्स हमारी कवर हो गई डीबग कंट्रोल रजिस्टर में। टोटली हमारा 32 बिट है। तो आधा रजिस्टर में हमारे पास ये है कि एक तो डीबग इसकी कंडीशन यूजेज कॉजिंग ब्रेक पॉइंट, और दूसरा लेंथ ऑफ ब्रेक पॉइंट फील्ड, ठीक है। तो लेन आई मतलब 0 1 2 3, जैसे हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट रजिस्टर है 0 1 2 3, जिसमें ब्रेक पॉइंट का एड्रेस है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद फिर आता है हमारे जीडीबी। जीडी क्या है? ग्लोबल डीबग रजिस्टर एक्सेस डिटेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई डीबग कोई प्रोग्राम ग्लोबल, अगर हमने ये बिट 1 कर रखी है, अगर हमने ये बिट 1 कर रखी है, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हमने ये बिट 1 कर रखी है तो कोई भी डीबग रजिस्टर के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ करेगा तो फौरन हमारा जो प्रोग्राम है वो डीबगर को कॉल करेगा, एक्सेप्शन 1 जो है इन्वोक हो जाएगा फौरन। Provide extra protection against debug register access. GDB when set cause an exception one fault if an instruction attempt to read or write any debug register. कि अगर हमने ये पिन 1 कर दी तो चाहे हमने RW कुछ भी किया हो, कुछ भी मतलब RW लेंथ कुछ भी हो, अगर ये पिन 1 है और किसी ने भी डीबग रजिस्टर को हाथ भी लगाया तो फौरन क्या होगा? डीबगर आ जाएगा, और मतलब फौरन हमारा इंस्ट्रक्शन एक्सेप्शन हैंडलर वो कॉज हो जाएगा, ब्रेक पॉइंट कॉज हो जाएगा अगर जीडी हमारा हो गया, ठीक है। जीडी बिट अगर 1 है और कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर इसको राइट कर रही है, डीबग रजिस्टर में से किसी के साथ भी रीड या राइट करने की कोशिश करती है तो डीबगर हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्शन कॉज हो जाएगा और डीबगर को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लेन आई फील्ड हमने बता ही दिया कि लेंथ बताती है, और ये जो होगा हमारे पास वर्ड बाउंड्रीज, ऑल ब्रेक पॉइंट फील्ड आर अलाइंड, सारे के सारे जो फील्ड्स हैं वो अलाइंड होंगे। अलाइंड का मतलब आपको याद होगा, अलाइंड और मिसअलाइंड डेटा मैंने फर्स्ट उसमें पढ़ाया था कि ऐसे हमारे पास जैसे जो 32 बिट का रजिस्टर है, 32 बिट का जो मान लो मेमोरी है वो एक्चुअली 4 चिप्स में से आती है, चिप 1 या चिप 0 ले लो, 1 2 3, 4 रैम की 4 चिप होती हैं जिनमें से 8 बिट का डेटा आता है, टोटल हमारे पास 32 बिट का डेटा आ सकता है, इस टाइप से होता है हमारे पास काम। तो अगर हमारे पास एक 32 बिट के डेटा को हम लोग एक्सेस कर रहे थे और वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हमें एक ही बार में पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा चारों चिप में से, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट वाली 2 बिट छोड़ देते हैं, सिर्फ जो है वो 32 में से 30 बिट देते हैं एड्रेस में। तो अगर हमने 30 बिट दी तो और ये सारी के सारे डेटा हमें 32 बिट का मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो फिर 3 बाइट तो हमें यहाँ से मिलेंगी, एक बाइट हमें यहाँ से आएगा। 3 bytes come from here and 1 byte comes from there. So that's why we will need an extra clock. एक क्लॉक में तो यहाँ से आएगा, दूसरी क्लॉक में हमें, क्योंकि एड्रेस चेंज हो गया, दूसरी क्लॉक में हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। तो अब इसी 32 बिट के डेटा को निकालने के लिए हमें 2 क्लॉक लगेंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा डेटा मान लो 16 बिट का है तो 16 बिट के डेटा के लिए अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये दोनों आ जाएंगे, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये दोनों आ जाएंगे, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस 16 बिट का डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक बार ये और एक बार ये, यानी कि 2 क्लॉक साइकिल लगेंगे 16 बिट के डेटा को लेने के लिए भी हमें, ठीक है। और 8 बिट का डेटा तो एक बार में, उसमें लाइन मिसअलाइन पे कोई होता है। तो अगर एक ही क्लॉक साइकिल में मतलब इन्हीं 4 में से कोई 2 डेटा चाहिए तो हमारा अलाइन डेटा कहलाता है। अगर यहाँ लोकेशन बदल गई, अगली लोकेशन हम लोग को चूज करनी पड़ी, यानी दूसरी क्लॉक साइकिल हम लोग को लग गई, तो इसका मतलब वो मिसअलाइन डेटा। यहाँ पर जो हमने बताया था कि लेंथ जो होगी ब्रेक पॉइंट फील्ड की वो 8 बिट भी हो सकती है, 16 बिट भी हो सकती है, 32 बिट भी हो सकती है, लेकिन डेटा हमेशा अलाइन होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट लोकेशन में नहीं जाएगा, 32 बिट का ऑपरेंड है तो वो पूरा का पूरा इसी में होगा, यहाँ पे होगा पूरा डेटा हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग या तो अगर 32 बिट कहते हैं तो इसको सिर्फ ये वाला एड्रेस दे सकते हैं, कोई भी एड्रेस दें वो उसको आप ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेगा कि मुझे आपने ये वाला एड्रेस दिया है। तो इसीलिए इसने लिखा है कहाँ पे, 2 बाइट ब्रेक पॉइंट फील्ड बिगिन ऑन वर्ड बाउंड्रीज। वर्ड बाउंड्रीज मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा या फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से इधर, चाहे ये वाला 16 बिट होगा या ये वाला 16 बिट होगा, ऐसे। इवन ये बीच वाला भी यहाँ पे नहीं होगा, हालांकि ये भी अलाइंड है लेकिन इसको भी ये नहीं दे, ठीक है। वर्ड बाउंड्रीज पे हमारा स्टार्ट होगा। और जो 4 बाइट ब्रेक पॉइंट फील्ड है बिगिन ऑन डी वर्ड बाउंड्रीज, यानी कि यहाँ से पूरा का पूरा डबल वर्ड 32 बिट का है वो हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अलाइन डेटा होगा इसमें, लेंथ जो हम भी दे रहे हैं, किसी भी जो डेटा की हम लोग लेंथ दे रहे हैं ब्रेक पॉइंट फील्ड की, और वो डेटा हमारा अलाइंड होना चाहिए। ऑल ब्रेक पॉइंट फील्ड्स आर अलाइंड, तो ब्रेक पॉइंट फील्ड हमारे सारे के सारे अलाइंड होंगे, कोई भी मिसअलाइंड हमारे पास नहीं हो सकता। 2 बिट आरडब्ल्यू फील्ड स्पेसिफाई द टाइप ऑफ यूजेस, ठीक है, वो हो गया हमारा। जी और एलई बिट, एग्जैक्ट डेटा ब्रेक पॉइंट मैच लोकल एंड लोकल। एग्जैक्ट डेटा ब्रेक पॉइंट मैच क्या है, ये समझ लो कि अनेबल बिट है कि अगर जी 1 है हमारा तब तो उस ब्रेक पॉइंट पे जब भी ब्रेक पॉइंट मैच होगा तो हमारा ब्रेक पॉइंट कॉज होगा, जब भी वो कंडीशन मैच होगी तो हमारा ब्रेक पॉइंट कॉज होगा, और अगर ये 0 है तो फिर वो ब्रेक पॉइंट कॉज नहीं होगा,
है ना। एनी डेटा ब्रेक पॉइंट टाइप विल रिपोर्ट एग्जैक्टली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट कॉल्स द ऑपरेंड आफ्टर ऑपरेंड ट्रांसफर। जब भी हमारा ऑपरेंड में कुछ भी चेंजेस आए, अगर हमारे ब्रेक पॉइंट की कंडीशन ट्रू हो गई तो फौरन जैसे ही वो ट्रू होगी, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोग्राम थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्लो क्यों हो जाएगा कि एक एक करके वो चेक कर, जैसे ही, क्योंकि उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे ब्रेक पॉइंट कॉज करना है, जैसे ही वो होगा फौरन ब्रेक पॉइंट कॉज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 है तो फिर ये है कि बाद में प्रॉब्लम रहेगी उसका। ठीक है, उसमें क्या होगा कि अगर ये 0 है हमारे पास एग्जैक्ट वाली पिन, तो वो कंडीशन चली भी गई होगी, हमें बाद में पता चलेगा, बाद में ब्रेक पॉइंट आएगा कि कहीं पे एरर आया था आपके प्रोग्राम। ठीक है, GI एंड LI ब्रेक पॉइंट एनेबल ग्लोकन एंड लोकल ग्लोबल एंड लोकल। इसमें क्या होगा, ये हमारी GI LI हमारी अनेबल बिट है, जो इसीलिए ये 4 होंगी टोटल हमारे पास। हाँ, ये GE LE GL G3 L3, सॉरी ये नहीं, ये वाली तो एग्जैक्ट वाली है, G3 L3 G2 L2 G1 L1 G0 L0। ये क्या करेगा इसमें, ये मतलब क्या कह सकते हैं उसको कि पर्टिकुलर स्विच की तरह से, कि जहां पे हमने जो स्विच ऑन कर दिया वो वाला ब्रेक पॉइंट ऑकर होगा। हमने भले ही चारों ब्रेक पॉइंट फील्ड में चारों के चारों डिबग रजिस्टर में हमने एड्रेस डाल रखा है डेटा का, लेकिन हमें चारों यूज नहीं करने, हमें बस एक यूज करना है। तो हम बस उसकी ग्लोबल या लोकल बिट 1 करेंगे। ग्लोबल लोकल बिट 1 करने में फर्क क्या होता है, देखो यार अब फिर तुम्हें कैसे समझाऊं। एक्चुअली ग्लोबल सेगमेंट लोकल सेगमेंट होता है, मतलब कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो ग्लोबली चल रहे होते हैं, उनको सारे प्रोग्राम यूज करते हैं। जैसे आपके मोबाइल की होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन चल रही है, हर ऐप उसको यूज कर रही है। ठीक है, तो अगर कोई डीबग हमने होम स्क्रीन पे लगा रखा है, या ठीक है, या किसी भी डीबग रजिस्टर पे हमने ग्लोबल बिट उसकी 1 कर रखी है, तो अब कोई भी प्रोग्राम अगर उसको चेंज करेगा तो वो ब्रेक पॉइंट कॉज होगा वहां पे। कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे यूट्यूब हो, कोई भी प्रोग्राम अगर उसको चेंज करेगा तो वहां पे ब्रेक पॉइंट कॉज हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी लोकल बिट 1 है, ठीक है, लोकल बिट 1 है तो और ग्लोबल बिट 0 है, लोकल बिट 1 है, तो क्या होगा, तो सिर्फ वो जो प्रोग्राम अभी करंटली रनिंग है, जैसे व्हाट्सएप रनिंग है, उसमें हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, तो अगर व्हाट्सएप उसको चेंज करेगा तब तो ब्रेक पॉइंट कॉज होगा। लेकिन अगर हमने व्हाट्सएप से फौरन स्विच करके हम यूट्यूब पे आ गए या इंस्टाग्राम पे आ गए, तो फिर वो ये इसकी लोकल बिट अपने आप 0 हो जाएगी। ठीक है, टास्क स्विच जब होगा तो 0 हो जाएगी। अब ये अगर उस डेटा को चेंज करे तो ब्रेक पॉइंट कॉज नहीं होगा। तो अगर हमें कोई ऐसा ब्रेक पॉइंट लगाना है, कोई भी प्रोग्राम कॉज करे उस पे, वहां पर ब्रेक पॉइंट फील्ड पर आए, तो हमें पता चलना चाहिए, डिबगर कॉज होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें उसको ग्लोबल बिट उसकी 1 करनी है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए लगा रहे हैं, जो टास्क इन हैंड है, अभी जो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, सिर्फ उसमें ब्रेक पॉइंट लगाना है, तो फिर हम उसकी सिर्फ लोकल बिट 1 करें। समझ में आया ग्लोबल एनेबल और लोकल एनेबल का क्या फर्क होता है, वही चीज इसमें लिखी हुई है। ठीक है, ग्लोबल वाली और लोकल वाली। ये थे हमारे डिबग रजिस्टर। इसके बाद हाँ, डिबग स्टेटस रजिस्टर और बचा, कंट्रोल रजिस्टर हो गया। कंट्रोल रजिस्टर तो ये कर रहा है कि कब ब्रेक पॉइंट आएगा, कब नहीं आएगा, है ना, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ग्लोबल में आएगा लोकल में आएगा, इनेबल रहेगा डिसेबल रहेगा। एक बार ब्रेक पॉइंट आ गया, ठीक है, ब्रेक पॉइंट आ गया और प्रोग्राम हमारा रुक गया, अब डिबगर आएगा, जो डिबगर है मतलब जो प्रोग्राम है एक्सेप्शन हैंडलर, तो वो आएगा किसके पास, वो आएगा डिबग रजिस्टर के पास कि हाँ भाई तुमने मुझे रोका, अब बताओ क्या करना है। तो इसको बताना पड़ेगा कि कौन से रजिस्टर की वजह से ब्रेक पॉइंट कॉज हुआ है, क्योंकि 4 है वहां पे। अब चारों में से कौन सा कॉज हुआ है, या फिर चारों में से किसी की भी वजह से कॉज नहीं हुआ, जो GD बिट हमने 1 कर रखी थी उसकी वजह से कॉज हुआ है, क्योंकि किसी ने ब्रेक फील्ड जो हमारे रजिस्टर है इसी को कोई एक्सेस करना चाह रहा है। ठीक है, देखो उसमें रीड एंड राइट वाले में जो हम बात कर रहे थे ना यहाँ पर RW वाला, तो इसमें ये उसकी बात हो रही है जिस मेमोरी एड्रेस को हमारा डीबग रजिस्टर पॉइंट आउट कर रहा है। और ये जो GD बिट है ये तब एक्सेप्शन कॉज करती है जब इन डीबग रजिस्टर को ही कोई मैनिपुलेट करने लगे। सही, जब डीबग रजिस्टर को कोई चेंज करेगा तो हमारी GD बिट अगर 1 है तो ब्रेक पॉइंट कॉज हो जाएगा, मतलब डीबगर कॉज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है, इसमें हमने सिर्फ एड्रेस दिया डीबग रजिस्टर में, उस एड्रेस पे जब डेटा चेंज होगा या उस एड्रेस पे जो डेटा रीड एंड राइट पे जो भी ब्रेक पॉइंट कॉज होगा तब डीबगर कॉज होगा। ठीक है, तो अब ये आएगा डीबग रजिस्टर के पास कि बताओ भाई क्या करना है, कौन से रजिस्टर कौन सा वाला बुला रहा था, तो फिर ये बताएगा उसको कि भाई किस वजह से हमने तुम्हें बुलाया। ठीक है, तो वो स्टेटस रजिस्टर बताएगा कि क्या वजह रही। इट इज यूज्ड बाय डिबगर टू डिटरमाइन व्हिच डिबग कंडीशन हैज ऑकर्ड, और debugger status contains single bit flag for each of the possible event invoking the debugger। तो हमारे पास सिंगल बिट फ्लैग है चारों डिबग रजिस्टर B0 B1 B2 B3। अगर हमारा चारों डिबग में से जिस भी रजिस्टर की वजह से ब्रेक पॉइंट कॉज हुआ है उसका फ्लैग 1 हो जाएगा, जिससे कि पता चले कि हाँ ये वाला जो एड्रेस का डेटा है वो चेंज हुआ है। सही है, इसके बाद BD BS BT। BD क्या है, BD is set if debugger was invoked due to instruction attempting to write or read debug register when GD bit was set। वही GD बिट जब सेट थी हमारी उसकी वजह से अगर डिबगर हुआ है तो ये वाला जो BD वाला है ये 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, BS क्या है, ड्यू टू द TF बिट इन फ्लैग रजिस्टर बीइंग सेट फॉर सिंगल स्टेपिंग। ओके, आपको याद होगा फ्लैग रजिस्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, नहीं याद हो तो जाकर के देख लेना। ठीक है, फर्स्ट यूनिट वाली, नहीं फर्स्ट यूनिट नहीं, सेकंड यूनिट में शायद मैंने डिस्कस किया था।
क्योंकि फ्लैग रजिस्टर आपका सेकंड में। तो उसमें फ्लैग रजिस्टर में एक टीएफ बिट थी हमारे पास। टीएफ बिट क्या है? ट्रैप फ्लैग। तो ट्रैप फ्लैग अगर अनेबल है तो उसकी वजह से क्या होगा कि सिंगल स्टेपिंग हमारी अनेबल हो जाएगी। एक एक हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद हमारा डीबगर कॉल होगा, हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद ब्रेक पॉइंट आएगा। तो ये हमारे बीएस बिट सेट हो जाएगी इस वजह से कि वो टीएफ जो फ्लैग था, ये वाला जो टीएफ फ्लैग है फ्लैग रजिस्टर में, उसकी वजह से आपको बुलाया गया है। हमने कोई काम नहीं किया, ठीक है। ट्रैप फ्लैग ने कहा है कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद डीबगर को बुलाओ, इसलिए हम बुला रहे हैं, हमारी कोई मर्जी नहीं। यहाँ डीबग रजिस्टर मतलब एज सच कह रहा है उससे, ठीक है। बीटीबी स्टेटमेंट डीबगर वाज रिमूव्ड ड्यू टू टास्क स्विच ऑकरिंग टू अ टास्क हैविंग टीएसएस विद टी बिट सेट। टास्क स्टेट सेगमेंट में एक हमारे पास टी बिट होती है, ट्रैप बिट होती है ये भी। तो अगर हमने एक सर उसके लिए आपको टास्क स्टेट सेगमेंट पता होना चाहिए, कोई बात टेंशन मत लीजिए। मतलब जब भी हम टास्क स्विच करेंगे, हमने एक प्रोग्राम से हमने दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर दिया और अगर वहां पर उसकी ट्रैप बिट 1 है, तब जो है ये डिबगर कॉज होगा, तो फिर हमारा बीटी बिट 1 होता है, ठीक है। इतना याद रखिए बस, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। इसमें से एक आध भूल भी जाओ कोई मसला नहीं, चल जाएगा, सही। फिर आते हैं हमारे टेस्ट रजिस्टर्स। ये थे हमारे डिबग रजिस्टर। दो डिबग रजिस्टर में हमारे डिबग स्टेटस रजिस्टर और डिबग कंट्रोल रजिस्टर। ये डिबग 4 हमारे ब्रेक पॉइंट एड्रेस देने के लिए। इन चारों के लिए यहाँ पे लेंथ वाली बिट्स है और इन चारों के लिए यहाँ पे टाइप वाली बिट है कि किस टाइप के हैं, ठीक है। 16 बिट ऐसे ही हो गई हमारे पास। जीडी बिट हमारी ये बताती है, जीडी बिट क्या बताती है कि अगर इनमें से किसी को किसी ने एक्सेस करना, इनमें से किसी को छेड़ा किसी ने, तो ये जीडी बिट 1 हो जाएगी। और डिबग ये अगर 1 है तो सॉरी, अगर ये 1 है और फिर इनमें से किसी को छेड़ा किसी प्रोग्राम में, तो फिर ये डीबगर को बुला लेगा और ये बिट से हमें पता चल जाएगा। GIL, हाँ, GE और LE हमारे पास ग्लोबल एग्जैक्ट और लोकल एग्जैक्ट थी। अगर ये बिट हमारी 1 है तो प्रोग्राम स्लो रहेगा और जहां पर ब्रेक पॉइंट आएगा वहीं पे फौरन जो है वो डीबगर को कॉल किया जाएगा। और बाकी के 4 बिट, 8 बिट, चारों के लिए एक एक जो है वो ग्लोबल और लोकल वाली कि वो अनेबल करना है, डिसेबल करना है, ग्लोबली अनेबल करना है, लोकली अनेबल करना है, ये हम इन दोनों से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डिबग स्टेटस रजिस्टर। इसमें हर एक के लिए वही जो कंडीशन कॉज करी थी डिबग को, उनमें से हर एक के लिए फ्लैग होगा, जिससे कि जब डिबगर आए तो उसको पता हो कि मुझे क्या करना है, मुझे किस लिए बुलाया गया है। तो अगर चारों रजिस्टर में से कोई किसी के एड्रेस, जो 4 रजिस्टर एड्रेस बता रहे हैं, उन एड्रेस पे कोई वैलिड ब्रेक पॉइंट आया तो उनमें से ये 4 में से कोई एक 1 होगा। और अगर जीडी बिट की वजह से, जीडी बिट जो हमारी 1 थी और अब किसी ने डिबगर रजिस्टर को छेड़ा है तो डिबगर आया तो फिर हमारे पास ये 1 होगा। और बीएस हमारे पास अगर ट्रैप फ्लैग हमारा 1 था फ्लैग रजिस्टर में, उसकी वजह से हुआ है तो ये 1 हो जाएगा। और बीटी हमारा टास्क स्विचिंग की वजह से, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास टेस्ट रजिस्टर। तो टोटल वैसे देखा जाए तो 0 से लेके 7 तक टोटल 8 टेस्ट रजिस्टर थे 80386 में। मतलब उसके बाद से प्रोसेसर्स में से हटा दिए गए टेस्ट रजिस्टर, कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उन सारे टेस्ट रजिस्टर में सिर्फ 2 ही टेस्ट रजिस्टर यूज होते थे 80386 में। एक होता था डेटा के लिए और दूसरा होता था कोड के लिए, कमांड के लिए, है ना। TR6 हमारा कमांड टेस्ट रजिस्टर था और TR7 हमारा डेटा टेस्ट रजिस्टर था, विच कंटेन द डेटा ऑफ द ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर टेस्ट। अच्छा, तो ये जो हमारा यूज होता था ये वाले रजिस्टर्स, एक हमारा ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है। फिर आपने अभी तक पता नहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। TLB जो होता है हमारा, एक्चुअली जो हमने डिकोडिंग कर रहे हैं वर्चुअल एड्रेस से लीनियर एड्रेस में, लीनियर एड्रेस से फिर फिजिकल एड्रेस में, तो ये बार बार हमें ना करनी पड़े, इसके लिए हमारे पास ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है जो लास्ट की 32 एंट्री स्टोर करके रखता है कि अगर पिछले जो 32 एड्रेस आपने दिए उनमें से कोई आपको दोबारा अगर देना है तो फिर आपको पूरी डिकोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको TLB से उसका डायरेक्टली डेटा मिल जाएगा। तो ये जो दोनों टेस्ट रजिस्टर हैं ये इस बात में काम में आते हैं कि वो जो TLB डेटा दे रहा है, TLB की जो एंट्री है वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। These register contain different field in like them like command bit, linear address, physical address, lookup present bit, valid bit, dirty bit, user bit and writable bit। आपकी जो लोकल ऑथर की बुक उसमें सिर्फ यही 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं लिखने वाले, ठीक है। और मुझे भी लगता है कि अगर एग्जाम में आ रहा है और 1-2 मार्क्स में ही आ रहा है, डिबग टेस्ट रजिस्टर दोनों पूछे जा रहे हैं साथ में, तो आप सिर्फ डिबग रजिस्टर्स के साथ, जैसे ये जो डिबग रजिस्टर मैंने यहाँ बनाए हैं, इसी में अगर आप नीचे 2 टेस्ट रजिस्टर सिंपल ऐसे बना दीजिए, ऐसे करके यहाँ पे ये हो गया और ये 2 टेस्ट रजिस्टर हमारे ऐसे बन गए। ये हमारा हो गया TR6 और TR7, बस ये रख दिया आप डेटा टेस्ट रजिस्टर। नहीं, TR6 हमारा कमांड वाला था क्या? TR6 7, हाँ, TR6 हमारा कमांड वाला है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा ये हो जाएगा कमांड टेस्ट रजिस्टर और ये हो जाएगा हमारा डेटा टेस्ट रजिस्टर। बस इतना हम लोग को करना रहेगा।
इतना भी आप लिख देंगे तो मेरे ख्याल से इसके मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। और ये वाली जो 3 लाइन मैंने यहाँ लिखी है टेस्ट रजिस्टर की, वो आप लिख दीजिए। अगर बाई चांस आपकी किस्मत खराब हो, ठीक है, और ऐसा हो जाता है जब मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट तो बड़े अजीब अजीब पेपर आते हैं, तो खैर बहरहाल, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि टेस्ट रजिस्टर ही सिर्फ 5 नंबर में आ जाए, तो फिर आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। वैसे आप ऑप्शन में छोड़ भी सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ और आया ही होगा, लेकिन फिर भी ये डायग्राम आप बना सकते हैं। क्योंकि मैं तो खैर टीचर हूँ, बता रहा हूँ, तो मुझे तो सब बताना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग जितना लिखना है लिख दीजिएगा। हो सकता है मैं भी पूरा ना बता पाऊँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। हमारे पास बी है, डी, बी बिट हमारे पास वैलिड बिट, ओके। बी जो है हमारा, ये हमने यहाँ पर एक लीनियर एड्रेस होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक फिजिकल एड्रेस होगा। फिजिकल एड्रेस और लीनियर एड्रेस की शुरुआत की जो 12 बिट है वो 0 रहेंगी, ठीक है। 12 बिट हमारे पास क्यों 0 रहेंगी? क्योंकि ये हमारे पास पेज का एड्रेस होगा, ठीक है। तो क्योंकि पेज जो है वो उसके 12 बिट का होता है, पेज का स्टार्टिंग एड्रेस में हमेशा 12 बिट 0 रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहा गया, ये वी बिट है, ये वैलिड बिट ये बताएगा कि आपके पास जो लीनियर एड्रेस है वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा TR7 होगा, डेटा टेस्ट रजिस्टर, इसमें यहाँ पे हमारे पास फिजिकल एड्रेस होगा उस डेटा का, जो TLB के एंट्री से हम लोग को मिलेगा। और PL बिट हमारे पास जो थी, हाँ, C बिट हमारे कमांड बिट है, फॉर राइट इनटू TR6 कॉज एन इमीडिएट राइट इनटू TLB एंट्री, राइट अ 0 okay to this bit for a write into TR6 to cause immediate TLB lookup, write a 0 to this bit। हम लोग क्या कर सकते हैं, दो चीजें कर सकते हैं, या तो इससे हम लोग TLB में डेटा लिख सकते हैं ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर में, या वहां से हम लोग रीड कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको 0 दिया है तो हम लोग राइट करेंगे, और अगर TLB में से एंट्री को हम लोग रीड कर रहे हैं टेस्ट रजिस्टर के अंदर, तो हम लोग इसको 1 रखेंगे, ठीक है। 1 फॉर रीड और 0 फॉर राइट, ठीक है। रीड को लुकअप भी कहते हैं, TLB एंट्री के लुकअप को मतलब रीड भी कहते हैं। Linear address, there is a tag field on TLB. On a TLB write, a TLB entry is allocated to this linear address, and the rest of TLB entry is set for the value of TR7 and the value just written onto into TR6। जो हमारे पास टैग फील्ड है TLB में, तो TLB एंट्री इज लोकेटेड ऑन दिस लीनियर एड्रेस। जो TLB की एंट्री है, जब हम लोग राइट कर रहे हैं अगर TLB में, तो वो एंट्री इस जो हम लोग लीनियर एड्रेस है, इस लीनियर एड्रेस पे वो लिखी जाएगी, और बाकी की जो उसकी बिट होगी वो TR6 और TR7 की बाकी बिट्स के साथ में हिसाब किताब उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे हम। TLB look on a TLB lookup, जब हम TLB में से राइट कर रहे हैं, तो TLB is interrogated for this value, and if one and only one TLB entry matches, the rest of the field of TR6 and TR7 are set from the matching TLB entry। तो पहले ये 12 बिट को चेक करेगा पूरे, उसमें तो 32 एंट्रीज है, तो इनमें से 32 में से चेक करेगा, अगर किसी का सिर्फ एक, अगर उन 32 में से सिर्फ एक इसके साथ मैच कर रही है लीनियर एड्रेस के साथ, तो फिर ये समझ जाएगा यही एंट्री मुझे कॉपी करनी है, तो उसकी बाकी की सारी बिट्स अपने TR7 में कॉपी कर ले, ठीक है। फिजिकल एड्रेस क्या है? दिस इज द डेटा फील्ड ऑफ द TLB, और राइट टू TLB, द TLB एंट्री allocated टू लीनियर एड्रेस इन TR6 इज सेट टू दिस वैल्यू। जो हमें TLB एंट्री फिजिकल लीनियर एड्रेस जो उसका TL6 में है, अगर TLB ऑन अ राइट, अगर हम राइट कर रहे हैं TLB में, तो जो TLB की एंट्री है allocated to the linear address in TR6 is set to this physical address। जो मतलब TR6 में linear address है वो इस physical address में set हो जाता है TLB entry। on a TLB lookup, the data field physical address from the TLB is read out to here। जो हमारे पास TLB entry में जो physical address है, वहां से हमारे पास यहाँ आ जाएगा डेटा, ठीक है। मतलब अब जब हम राइट कर रहे हैं, तो यही लीनियर और फिजिकल एड्रेस है। TLB जो हमारा ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर है, वो मैंने बताया था उसमें मैपिंग होती है, तो उसमें लीनियर एड्रेस भी होता है और फिजिकल एड्रेस भी होता है। जब हम राइट कर रहे हैं, तो यही लीनियर एड्रेस जो TR6 में है वो उसमें जाएगा, और यही फिजिकल एड्रेस जो TR7 में है वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। और राइट जब हम रीड कर रहे हैं वहां से, तो पहले लीनियर एड्रेस को मैच करेगा, अगर लीनियर एड्रेस एक्जैक्टली मैच करता है, तो फिर वहां से फिजिकल एड्रेस उठा करके TR7 में डाल देगा, और बाकी के बिट्स भी उसी अकॉर्डिंग से सेट कर देगा। PL क्या है? PL causes rep field to TR7 to select associative block। PL0 allows internal pointer to paging out select और मिस। अच्छा, हिट और मिस का है, हाँ ठीक है। अगर हम जो ढूंढ रहे थे लुकअप में, अगर हमें मिल गया वो, तो फिर ये PL बिट हमारी 1 हो जाती है, इसका मतलब एंट्री यहाँ मौजूद है। और अगर नहीं मिला, मिस हो गया, तो इसका मतलब 0, ठीक है। और V वैलिड बिट फॉर TLB एंट्री, ऑल वैलिड बिट्स कैन आल्सो बी क्लियर्ड बाय राइटिंग टू CR द वैलिड बिट फॉर दिस TLB एंट्री। ये TLB एंट्री वैलिड है या नहीं है, वो हमें V बिट से पता चलेगा कि 0 या 1 जैसा। डर्टी बिट फ्रॉम फॉर और फ्रॉम TLB एंट्री, अगर हम TLB एंट्री में लिख रहे हैं, तो ये तो फॉर में, जब राइट कर रहे हैं तो D हमारा 1 अगर है, इसका मतलब जो एंट्री हम लोग लिख रहे हैं वो अभी चेंज हुई है, तो इसलिए वो डर्टी बिट 1 हो जाता है। डर्टी बिट का मतलब है कि जो डेटा पहले जैसा था वैसा है नहीं, अभी उसमें कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है, इसलिए हमारे पास डर्टी बिट। ऐसे यूजर बिट है कि यूजर और सुपरवाइजर वाला जो था बिट फ्रॉम TLB एंट्री,
एंड डब्ल्यू राइटेबल बिट, के जो हमारा टीएलबी एंट्री है राइटेबल है या नहीं, ठीक है। अगर हम रीड कर रहे हैं तो वो यहाँ आएगा डब्ल्यू हैश पे, यहाँ पे आगे स्टोर होगा कि हम अगर टीएलबी को लुकअप कर रहे हैं तो लुकअप में जो डेटा आएगा वो यहाँ आके स्टोर होगा डब्ल्यू हैश पे, यू हैश पे, डी हैश पे, कि ये जो आपने लुकअप किया, ये जो पेज था ये राइटेबल था या नहीं था, ये यूजर पेज था या सुपरवाइजर पेज था, और ये जो है ये पेज चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो हमें पता चलेगा इन 3 बिट को चेक करके, ठीक है। और जब हम लोग इसमें एंट्री दे रहे हैं, टीएलबी में एक नई एंट्री हम लोग डाल रहे हैं एक पेज के बारे में, तो यही सारी बातें हम टीएलबी को बता रहे होंगे, वो इन वाली बिट से बताएंगे, डी यू और डब्ल्यू से, ठीक है। इसके अलावा फिर बोथ एट्रीब्यूट्स कंप्लीमेंट प्रोवाइड don't care TLB lookup. The meaning of these pair given as follows: 00 x x dash. We solve 01 match if x is equal to 0. अच्छा, bit x becomes 0. Okay. 10 match if x is equal to bit x become undefined. अच्छा, match all. ठीक है, कोई ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं, बहरहाल ये इतना बस था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इनसेम का पूरा 2 यूनिट का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई भी टॉपिक बचा हुआ नहीं है, जितना भी आप बुक बाई बुक देख लीजिए सिवाय इंस्ट्रक्शन सेट के, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट यार बहुत ही लंबा है, इसलिए मैंने सारी इंस्ट्रक्शन ली नहीं है। लेकिन फिर भी जो इनसेम के पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस पूछी गई वो सारी इंस्ट्रक्शन मैंने अगली वीडियो में डाली है। उन सारी इंस्ट्रक्शंस को हमने डिस्कस किया है कि मतलब कभी कभी इनसेम के एग्जाम में इंस्ट्रक्शन पूछे जाते कि डिस्क्राइब दीज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन जो अभी तक आई है पिछले के 2 बार पेपर में, उसमें भी रिपीट हुई है कई सारी, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन मैंने नेक्स्ट वीडियो जो आएगी अपलोड होगी इसके बाद उसमें मैंने डिस्कस की, तो उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फिर चलो, वीडियो को अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दो, और अगर लग रहा है कि शायद इससे कुछ काम बन सकता है तो दूसरों को शेयर भी कर दो, अकेले अकेले पास क्यों हो रहा है, दूसरों को भी पास कराओ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो भी ढूंढना ना पड़े तुम्हें यूट्यूब पे आकर के, अपने आप तुम्हारे पास आ जाए, बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी होता है बाहर मुझे इतना पता होता नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।